चलिए शुरू करते हैं क्लास। मैंने जो आपका टेस्ट लिया अभी 7:30 बजे, तो उसमें जो 12 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवा रहा हूं, और साथ ही साथ आज 2 प्रीपोजिशन जो टेंस पढ़ाते टाइम बच्चों को सिखा दी जाती हैं, लेकिन बच्चों का फिर भी कंफ्यूजन बाकी रह जाता है। और अगर हो सकता आपने टेंस ना पढ़े हो तो इन प्रीपोजिशन से परिचित ना हो, या हो सकता है कि जिस तरीके से इसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए उस तरीके की नहीं हो। तो आज फिर एक बार हम अपनी इस क्लास नंबर 11 में प्रीपोजिशन की वो नॉलेज, प्रीपोजिशन की वो बातें जो शायद आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सको, आपके सामने लाए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे पास में, ही कट द ऑरेंज। अगर ये क्वेश्चन नंबर पहला किसी वजह से आपका गलत हो जाए तो अफसोस नहीं करना, क्योंकि चीज़ें जब नई सी हों तो क्रिएटिविटी लगाओ, अपनी सोचो, और फिर भी ना कर पाओ तो सीख लिया करो। जैसे ध्यान रखना, जब भी एक चीज़ को काटा जाएगा टुकड़ों में, क्वार्टर्स हो या जो है पीसेस हो, नोट करो इन्हें, क्वार्टर्स पीसेस, इनटू आता है इसके लिए। तो ही, क्योंकि रूप बदल गया ना उसका, देखो रूप बदल रहा नहीं बदल रहा, एक था पहले 4 हो गया अब, तो नोट कर लेंगे इस चीज़ को। ही कट द ऑरेंज, उसने संतरे को 4 हिस्सों में काटा, इनटू आएगा। पहले का आंसर तीसरा है इनटू, नोट कर लो, इसे टुकड़ों में काटते हैं तो इस तरीके से होता है ये। इसे नोट करो जरा 3 जगह को, देखो कट इनटू पीसेस। अब पीस 2 हो या 4 हो, ठीक है, इनटू। और देखो अब नई चीज दे रहा हूं आपको मैं, बस्ट इनटू टीयर्स, इसका मतलब होता है रो पड़ना। ये पूरा जोड़ा ध्यान रखना आप। और एक जोड़ा है हमारे पास में बस्ट इनटू लाफ्टर, इसका भी ध्यान रखना। तो ये 3 है, कट इनटू पीसेस, बस्ट इनटू टीयर्स, ये अचानक रो पड़ना, ये अचानक हंस पड़ना, और ये टुकड़े करना। तो ये 2 चीज़ें और नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ही क्लाइंब्ड ब्लैंक हिज हॉर्स एंड रैन अवे। वो अपने घोड़े पर बैठा और भाग गया। अब घोड़े पे बैठने का तरीका देखो आप, देखो ये जो है हमारा एक घोड़ा है और यहाँ से इस तरीके से बैठते हैं, और ये गति मैंने आपको बताई होगी, जब नीचे से ऊपर की तरफ होकर के कोई हो तो सबसे बेहतर विकल्प इसमें ऑन टू होता, यानी कि दूसरे का आंसर चौथा होगा। ऐसे ही मान लो कोई बिल्ली मेज के ऊपर आए तो ये भी मैंने ऑन टू बताया था। तो जब इस तरीके से आप चढ़ते हैं, अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखो, जब आप किसी ट्रेन से, किसी बस से ज़मीन पे उतरो तो ये भी ऑन टू का मीनिंग है, क्योंकि इसमें सतह चेंज हो रही है, और सतह का चेंज होना, यहाँ से ऊपर आना, नीचे से ऊपर आना, या यहाँ से और ऊपर जाना, इस तरीके से, तो ये ऑन टू का इशारा होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी कभी आपको लगे कि कोई टीम, जो टीम खेलने वाली होती है, वो पवेलियन से ग्राउंड में आ रही है, ऑन टू यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि पवेलियन ऊंचा है और नीचे को आ जाते हैं वो। तो ये हो, एक ये हो गया। दूसरी बात, अगर कोई बस से, ट्रेन से या हवाई जहाज से उतर के ज़मीन पर आए तो वो भी सरफेस चेंज हो रही, तो ऑन टू आएगा। और हमारे पेपर का आंसर भी ऑन टू है, चौथा। ये टेस्ट जो है हमारा भले ही 12 क्वेश्चंस रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें बहुत सारी हैं, ध्यान रखना इसका। तो ही क्लाइंब्ड ऑन टू हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पर चढ़ गया और भाग गया। तीसरा, द पंप सक्स एयर, जो पंप है वो हवा को चूसता है, लेता है। अब सोच के देखो आप, जब वो हवा को चूस रहा है ऐसे करके, तो ध्यान रखना, जब आप कभी जूस वगैरह किसी पाइप के, तो ध्यान रखो मेरे मुंह से भी निकल रहा है, देखो पाइप के थ्रो पीते हो आप, पाइप के थ्रो, क्योंकि पाइप में से होता हुआ जाता है वो। तो जब भी कभी आपको लगे किसी चीज़ में से हो के पार जा रहा, थ्रो बताया था मैंने, इसका आंसर पहला रहेगा। तो द पंप सक्स एयर आउट थ्रो दिस वाल्व, एक वाल्व है उसमें से हो के हवा बाहर निकल जाती, ये इसका मतलब है, आंसर पहला है। और अगर कोई ये कहना चाहता हो सर मैं जो है जूस पीता हूँ पाइप से, तो ध्यान रखना, आई टेक जूस थ्रो दिस पाइप, उसमें से होता हुआ जाता, विद भी लगा सकते हो आप, लेकिन थ्रो बेहतर है, थ्रो ही लगाना। तो तीसरे का आंसर थ्रो हो गया। 4 नंबर देखते हैं, द इंक स्पिल्ट। स्पिल्ट का मतलब होता फैल जाना, गिर जाना। जैसे मान लो ये इंक है मेरे पास, मान लो, और मैं इसे यहाँ रखूँ, अचानक से ये सब में फैल जाए। तो बच्चों, जब सरफेस पे फैलती है कोई चीज़, कैसे भूल सकते हो आपकी ओवर आएगा, नोट कर लेंगे इसे, पुरानी क्लासेस देखो बार बार।
द इंक स्पिल्ड, और ये तो ध्यान रखना ऑल ओवर, ये जोड़ा भी होता, ऑल ओवर प्लस यहां कोई नाउन होगा, स्थान भी हो सकता है और समय भी हो सकता है। ऑल ओवर द नाइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर ऐसे करके, तो ये ऑल ओवर भी जोड़ा होता। तो 4 का आंसर दूसरा रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है दे हैड डाइड ब्लैंक, ऑफ लगा हुआ है लेकिन ऑप्शन भी हैं, गन शॉट वाउंड्स, तो जो बंदूक से गोलियां वगैरह मारी गई थी, जो घाव हुए थे, तो घाव मैन है, घाव कैसा भी हो लेकिन घाव मैन है, फ्रॉम लगाएंगे आंसर। 5वें का आंसर पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कितना बढ़िया है, सोच के देखना आप, और इंपॉर्टेंट लगाओ, इसके अंदर एक चीज और सिखाऊंगा आपको। द पायलट जंप्ड ब्लैंक द बर्निंग प्लेन, बर्निंग प्लेन मीन जलते हुए जहाज। अब बताओ जलते हुए जहाज में, जलते हुए जहाज पर, या जलते हुए जहाज से कूदेगा, और डबल एफ लगाएंगे, आंसर लगाएंगे चौथा। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि किसी चीज के ऊपर कूद रहा है या उससे नीचे कूद रहा है, किसी चीज के अंदर जा रहा है, ये सब बातें समझनी चाहिए। देखो एक टीचर आपको आपके जो एग्जाम पेपर पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आपके सामने ला सकता है। फालतू मत पढ़ो, बस ये पढ़ो जो हम पढ़ा रहे हैं, इतना सारा है पढ़ने को, लेकिन मत पढ़ो ये पढ़ो जो हम पढ़ाए हैं प्रीपोजिशन के लिए। एक तो ये फायदा हो गया, दूसरा उनका यूज किस सोच के साथ करना है ये बता दिया। लेकिन बच्चों क्रिएटिविटी, ये सोचना यार वहां ये लगा तो यहाँ, ये तो आपका काम है ना, और मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आगे भी टेस्ट लेंगे। आज क्लास नंबर 11 चल रही, कल को 12, फिर ऐसे ही आगे भी चलेंगे। तो बच्चों इसमें जो है ना ओ डबल एफ आएगा। अब ये ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूँ, देखो बस हो, पेड़ हो, जहाज हो, छत हो, इन सब से, जब इन सब से कूदे कोई तो क्या लगाते हैं, ओ डबल एफ, यही आंसर होता है नंबर 1। लेकिन ध्यान रखना अगर ये ना मिले तो फ्रॉम भी लगा सकते हैं, इसका यूज भी किसी चीज के अलग होने पर किया जा सकता है। तो यहाँ पे ओ डबल एफ सही है, फ्रॉम होता तो भी यही आता ओ डबल एफ, लेकिन ऑफ नहीं होता तो फिर फ्रॉम आता, तो फ्रॉम दूसरा अल्टरनेटिव है इसका। तो 6 का आंसर चौथा, नहीं है तो फ्रॉम भी आ जाएगा, लेकिन अपॉन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उससे कूदना है उसे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है दे वेंट स्विमिंग, वो तैरने के लिए गए, ब्लैंक ऑल द डेंजर साइंस, तो खतरे के निशान है, तैर फिर भी रहे हैं, तो ये तो उल्टी बात हो गई ना, विरोधी सी, तैरना नहीं चाहिए था उन्हें। इन स्पाइट ऑफ तीसरा आंसर है, यानी कि ये बनेगा सारे खतरों के बावजूद, खतरों के संकेत के बावजूद वो नहाने गए, वो तैरने गए, आंसर लगाएंगे तीसरा, बाकी कुछ नहीं आएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो ही प्रीफर्ड टू डाई, वो उसने मरना पसंद करा, मर गया मतलब वो। अब बताओ उसने मरना पसंद करा चोरी के बावजूद या चोरी करने के बजाय। कहते नहीं है मैं मरना पसंद करूंगा भीख मांगने की बजाय, मैं ये काम करना पसंद करूंगा उसके बजाय, तो इंस्टीड ऑफ चौथा आंसर रहेगा इसका। 8वें का आंसर चौथा है। ये क्लासेस जो बच्चों हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, ये एक अपना अलग ही स्थान रखती हैं आपके कंपटीशन लाइफ में। आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है कि आप मेरी इन वीडियोस को स्किप करके 2-2 मिनट करके देख रहे हो या आप पूरी देख रहे हो। मुझे इस बात से मतलब है कि अगर मेरी ये वीडियो 300 स्टूडेंट्स रेगुलर देख रहे हैं तो उनमें से जो बिल्कुल सिंसेयर हैं अपनी पढ़ाई के लिए, एक भी बच्चा है या नहीं है, वो वैसे सब हैं लेकिन एक भी है नहीं, मैं उसी बच्चे के लिए पढ़ा रहा हूँ ये, कि वो बच्चा प्रीपोजिशन सीख करके अपने एग्जाम को क्लियर करके कहीं जॉब पे चला जाए। बस हमारा काम जो है वो ईमानदारी से पूरा हो जाएगा, ये काम कर रहा हूँ मैं, और ये पूरी पढ़ाऊंगा मैं। प्रीपोजिशन दिख ही रहा होगा आपको, क्या मुझे इसमें कुछ मिल रहा है, लेकिन एक सुकून मिलता है कि हाँ बच्चे हमारे घर पे बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी अब धीरे धीरे अपनी नोटिफिकेशन जारी करने लगा है। अभी 2020 की वैकेंसी आउट हुई हैं, मतलब ऐसा एक नोटिफिकेशन है भी पड़ा हुआ उसको, कि उसमें 700-800 के करीब स्टेनोग्राफर्स डी की हैं और सी की भी कुछ वैकेंसी हैं। तो एक्टिव होना शुरू हो गया सब कुछ, लेकिन आप एक्टिव नहीं हो गए। आप तो तब हो गए एक्टिव जब कल को पेपर होगा, आज उठोगे अरे भाई कल को पेपर है, पेपर देने जाओगे, पैसे खराब करके आओगे, कुछ नहीं हो पाएगा। वो करेगा कुछ जो ये पढ़ रहा होगा। मेरी क्लास नहीं, किसी की भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ते रहो, छोड़ो मत। मेरी पसंद नहीं किसी और की पढ़ो, लेकिन खाली मत बैठो आप। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाएंगे इंस्टीड ऑफ। फिर क्वेश्चन नंबर 9 द बेबी क्रॉल्ड। देखो बच्चों क्रॉल शब्द को सीख लो आप, अच्छा शब्द है ये। क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, और ये काम कौन कौन कर सकता है, ये काम छिपकली करती है, ये काम सांप करता है,
और ये काम बच्चा भी करता है, क्योंकि जब दोनों हाथ और दोनों पैरों को लग करके आगे चलते हैं तो क्रॉल कहते हैं उसे। तो बच्चा बचपन में यही करता है, आगे चलता है तो चल नहीं पाता, तो पैरों और हाथ से चलता है ऐसे करके रेंग करके, तो रेंगना होता है इसका मतलब। अब ये है कि द बेबी क्रॉल्ड ब्लैंक द फ्लोर। अब ओवर का यूज़ तो कर नहीं सकते आप, क्योंकि वो पूरे फर्श पे फैल थोड़ी जाएगा, थोड़ी जगह में होगा वो, तो ओवर नहीं आएगा। इन नहीं आएगा क्योंकि फर्श के ऊपर है, अंदर नहीं है उसके, दोनों खत्म। अक्रॉस बचा और एबव बचा। बच्चों एबव तो लेवल के लिए आता है, फर्श अब ध्यान रखें आप, ये जो है एक फर्श ले लें आप, और इसका मतलब ये है यहाँ से चल के यहाँ को गया, फिर यहाँ को ये कर रहा वो, ये अक्रॉस में आता हमारा। तो ये है इसका मतलब, जो बच्चा है वो फर्श से एक तरफ से दूसरी तरफ को रेंग रहा था। आंसर लगाएंगे अक्रॉस। और क्वेश्चन नंबर 10, वी वर फ्लाइंग ब्लैंक द क्लाउड्स। मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर कोई चीज़ आसमान में उड़ रही है तो इन द स्काई, वो स्काई होता है, या अगर आपके घर के ऊपर से, छत के ऊपर से, मैदान के ऊपर से नीचे जो चीज़ें नीचे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके ऊपर कुछ है तो ओवर लगाते हैं। जैसे प्लेन उड़ के गया मेरे घर के ऊपर से, मेरे छत के ऊपर से, मेरे खेतों के ऊपर से, या मेरे खेतों के ऊपर बादल हैं, ओवर आएगा सबके लिए। लेकिन जब बादलों के ऊपर बताना हो अपने आप को, क्योंकि छोटे छोटे बादल भी होते क्लाउड्स जिनसे बारिश होती है, उनके ऊपर, तो ये लेवल को दिखाता है, फिर इसके लिए एबव आता है। इसे नोट कर लेना, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो आप गुमराह हो सकते हो ओवर के साथ, ओवर नहीं एबव लगाएंगे इसके लिए। तो जब कभी हवाई जहाज बादलों के ऊपर दिखाना हो, अपने आप को बादलों के ऊपर दिखाना हो, पतंग को बादलों के ऊपर दिखाना हो, एबव लगाएंगे। तो हम आसमान के ऊपर उड़ रहे थे, बादलों से ऊपर उड़ रहे थे, तो 10 का आंसर दूसरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा अगर आपको इनमें से प्रॉब्लम है तो पुरानी वीडियोस देखो, सब समझ में आ जाएगा आपकी। तो ही यूज्ड ए टॉर्च टू सी इनटू, ये तो पता होगा आपका, सी इनटू होता है ध्यान से देखना, तो उसने एक टॉर्च का इस्तेमाल करा उस अंधेरे भरे कप बोर्ड में ध्यान से देखने के लिए। और 12 नंबर को ज़रा मुझे बताओ, मैंने अपना कोट टांग दिया तो डोर, अब सुनो सही बात है ये, लेकिन मुझे बताना ज़रा, ये दरवाज़ा है और यहाँ कोट, मुझे लगता है ये कम होता, एक तो दरवाज़ा इतना ऊंचा होगा, फिर उसके ऊपर ऐसे करके, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति दरवाजे के ऊपर, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो इधर, जैसे ये पिक्चर है एक, इसके ऊपर घड़ी लगा दी चल जाता है ये तो चलो, या घड़ी के ऊपर पिक्चर लगा दी ये चल जाता है, एबव आ जाएगा इसमें। लेकिन बच्चों कोट जो है दरवाजे के ऊपर, और ये पॉसिबल नहीं है, इसे काट दो आप, इसे काट देना। बिलो नीचे, अब बिलो का मतलब ये है, ये दरवाज़ा है और इसके नीचे तो फर्श आ जाएगा, फिर कहाँ को टांगेगा, दोनों खत्म, लेवल नहीं चल पा रहा इसके ऊपर और नीचे, ठीक है। लेकिन बच्चों तीसरे और चौथे में अंडर नीचे हो गया, उसके नीचे को, समझदार हो आप, दरवाजे के पीछे बिहाइंड आंसर है। तो मैंने अपना कोड दरवाजे के पीछे टांग दिया, खत्म कर देंगे इसे। अब आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका यूज़ आप ज़रा सही से सीख लेना, क्योंकि ये कल ख़त्म होगा, आज ख़त्म नहीं होगा, शुरू आज ही हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो जो है ना, मैं इस टाइम 7 बज रहा है और 15 मिनट की मैं बना चुका हूँ, और मुझे अभी 7:30 बजे आपका टेस्ट लेना, मुझे मोबाइल चाहिए, तो मुझे 7:20 पे क्लास रोकनी है, तो 20 मिनट और पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर टेस्ट लेंगे, फिर आप वीडियो देख रहे होंगे अब हमारी। तो ध्यान रखें, मैं जो बोल रहा हूँ कि आज जो मैं शुरू करूँगा वो कल ख़त्म होगा, लेकिन शुरू अच्छे तरीके से करना है, ख़त्म भी बढ़िया करके। जैसे देखो दा, ये 2 शब्द हैं हमारे पास, फॉर या सिंस। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैं अपनी स्थान वाली प्रीपोजिशन आपको सिखा रहा था वो लगभग सब नहीं, लेकिन लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो मैं बीच में आपने देखा डाई को, गो को, आना जाना जो था उसके साथ में प्रीपोजिशन, होम की तरफ, एब्रोड की तरफ, कैसे मरते हैं तो उसके लिए प्रीपोजिशन क्या थी, या मैंने मिक्स्ड प्रीपोजिशन, इंस्टीड ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ आप तक पहुंचाई, क्योंकि मेरा काम यही है, मुझे इसी में मजा आता। चीज़ें शुरू करो और बीच में अलग अलग सी चीज़ें उन्हीं में से डालते रहो। तो बच्चों ये अब कह सकते हो कि मैं जा रहा हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम पे। ये फॉर और सिंस जो है, सॉरी अब जा रहा हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है
वो पूरी नहीं हुई हैं लेकिन 90% हो चुकी है। अब उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, वो भी कर लेंगे जो बाकी है। इसकी बात करते हैं जरा, कब फॉर आता और कब सिंस आता। जैसे ही मैंने बोर्ड पे लिखा तो कुछ बच्चे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, आप में से जो सीनियर हैं, जो प्रीपोजिशन को एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया करके, उन्हें मज़ा आ रहा है कि सर हाँ ये क्लास नई है हमारे लिए, तो उनके लिए हो सकता है क्लास पुरानी हो। अब डिसीजन आपका है, और 15 मिनट अगर वीडियो देख लोगे आप तो इतना हो सकता है कि पुराना रिवीजन हो जाए आपका, यह हो सकता है कुछ नए तरीके से आपको सीखने को मिल जाए। 15 मिनट तो वीडियो पूरी देखो, स्किप मत करना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर आगे चल के कल को जो करूँगा फिर आप पूछो कल क्या करा था। तो पूरी वीडियो देखें और 15 मिनट के बाद वीडियो रोक दी जाएगी, फिर उसके बाद में कल पढ़ाएंगे आपको। ध्यान दें, ये फॉर और सिंस हमारे सेंटेंस में समय से पहले आएंगे। फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर ये और फॉर ये, सिंस इस टाइप से। तो इनका तरीका है, तरीका ये है, कुछ बातें हैं इनके बारे में। जैसे पहली बात ये है, इनका यूज़ टाइम से पहले, जो टाइम दिया होगा, करते हैं, और वह सेंटेंस परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। ये बड़ी बात है आपके लिए ये बड़ी बात है आपके लिए। पता क्यों? क्योंकि अगर परफेक्ट में नहीं है सेंटेंस तो समय के साथ ऑन भी आता है, समय के साथ इन भी आता है, समय के साथ एट भी आता, ऑन संडे, ऑन मंडे, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, और एट 2 PM, मतलब ये सब शुरू कर दिया मैंने। अब ऑन, इन, एट भी कल ही शुरू कर दूंगा मैं, लेकिन पहले फॉर सिंस समझो आप। तो बच्चों जिस सेंटेंस में हमें ये फॉर या सिंस लगानी है तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट यह है कि सेंटेंस या तो हो परफेक्ट कंटीन्यूअस में या परफेक्ट में। अब बात आती है सर परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं पता हमें, तो बच्चों ध्यान रखना, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव और थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ज़रूर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए तभी वो परफेक्ट होता। तो हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। या कंटीन्यूअस हो गया ना तो अब इतना होगा, हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, या और मतलब ऐसी, और मेन वर्ब की ING फॉर्म। अगर ये मिले आपको, यानी कि परफेक्ट मिले, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, थर्ड फॉर्म, या हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और ING, अगर ये मिलते हैं आपको तो आप कह सकते हो कि हम अपने सेंटेंस में फॉर या सिंस का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये ना मिले, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस सिंपल मिले, तो ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको पता क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑन, इन, एट, फ्रॉम भी आता। तो वो क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल 2 को सीखते हैं हम। तो पहली शर्त हमारी ये है कि इनका यूज़ टाइम से पहले करते हैं, और वह सेंटेंस जिसमें ये लगेगा किसमें होना चाहिए, परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। एक बात, दूसरी बात इसी में है, दूसरी बात ये है बच्चों कि ये जो हमारा हिंदी का मीनिंग होता है ना, ये मीनिंग होता है समय से, और इस से के लिए हमारे पास ये 2 प्रीपोजिशन हैं, एक फॉर और एक सिंस। मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूं दोबारा से, फॉर और सिंस का यूज़ अगर आपको समय के लिए, समय होगा, समय के लिए करना है तो आपका सेंटेंस सिंपल नहीं होना चाहिए। सिंपल मीन्स डू, डज, डिड, विल, शैल, या इज, MR, ING, वाज, वर, ING, विल बी, शैल बी, ING, इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें होगा तो फिर ये दोनों ख़त्म। फिर आएगा सेंटेंस बच्चों हमारा ऑन में, इन में, समय के साथ फिर ये आएंगे, एट में, फ्रॉम में। अब यही रुको, मैं अपनी सारी बातें इन 40 मिनट की, 35 मिनट की वीडियो में तो कर नहीं सकता। तो जो बातें आज मैं बोल रहा हूं उसी को करेक्शन करके और उसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके
कल बताएंगे आपको। तो सब कुछ ये नहीं है जब मैं कह दूं कि भाई लो आपका टाइम वाला जो प्रीपोजिशन का फंडा था वो खत्म हो गया तब कहना आप, अभी नहीं लेकिन अभी तो शुरू हुआ है ये। तो ध्यान रखें बच्चों, समय से, इस से के लिए अंग्रेजी में फॉर भी है, सिंस भी है, लेकिन ध्यान रखो फ्रॉम भी है, फ्रॉम भी है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा तो ये आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये गलत है, ये नहीं आएगा। अब पहली शर्त हमारी जरूरी है परफेक्ट में हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तब इन दोनों के बारे में सोचेंगे आप, वरना नहीं सोचोगे। और कब सोचोगे वो मैं बताऊंगा आपको, और भी कंडीशन है वो कल बताएंगे। फिलहाल अब हम शुरू करते हैं कि ये फॉर कब आता समय के लिए और सिंस कब आता जब हमारा सेंटेंस परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो। तो बच्चों को ये बताया जाता कि पीरियड ऑफ टाइम है, अगर पीरियड ऑफ टाइम तो फॉर आता है, और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस आता है। लेकिन मैंने देखा बेचारे कुछ बच्चे ये तो समझ जाते हैं सर ठीक है पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता ये नहीं पता बच्चों को, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता ये नहीं पता। तो पहले ये तो समझ लो कि पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो आप। सबसे छोटा समय हमारी घड़ी से शुरू होता सेकंड की सुई से, सेकंड से भी छोटे होते हैं माइक्रो सेकंड जिसमें 10 की घात -6 आता, नैनो सेकंड जिसमें 10 की घात -9 आती, और भी होते हैं। तो सुने, सबसे छोटा हमने पकड़ा सेकंड। अब सेकंड से 60 सेकंड से मिला के 1 मिनट बन जाएगा, 60 मिनट से मिला करके 1 घंटा बन जाएगा, और 24 घंटों को मिला करके 1 दिन बन जाएगा, 7 दिन को मिला करके 1 हफ्ता बन जाएगा, 4 हफ्तों को और थोड़े से 2-3 दिन मिला करके महीने बन जाते हैं, और 12 महीनों से साल बन जाता है, 10 सालों से दशक बन जाता है, और 100 सालों से सेंचुरी बन जाती है, हजारों सालों से युग बन जाते हैं। तो ये जो मैंने सेकंड से मिनट बनाए इसे आप वापस भी कर सकते हो, मतलब कैसे करके, युग है तो 1000 सालों में तोड़ दो, सेंचुरी है तो उसे 100 सालों में तोड़ दो, 100 साल कह दो आप उसे, सेंचुरी मत कहो, 10 साल कह दो, दशक हो तो, साल है अगर तो उसे 12 महीने कह दो या 365 दिन कह दो, महीना है तो उसे 31 दिन, 30 दिन या 28 दिन, या लीप ईयर है तो 29 दिन की फरवरी कह दो आप, या अगर आपको महीने को तोड़ना तो 4 सप्ताह कह दो, सप्ताह को तोड़ना है तो 7 दिन कह दो, दिन को तोड़ना है तो 24 घंटे कह दो, 24 घंटों को तोड़ना है अगर मान लो आपको तो 1 घंटे में 60 मिनट कह दो, मिनट को तोड़ना है तो 1 मिनट को 60 सेकंड कह दो, 60 सेकंड को तोड़ना 1 सेकंड को तो 10 की घात -6 सेकंड कह दो। यानी कि ये सब अपने आगे वाले समय से पीछे वाले छोटे समय में डिवाइड किए जा सकते हैं। ये होता बच्चों पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है ये? पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान रखेंगे, सेकंड यहीं से शुरू कर लेते हैं, वैसे ये मिलता नहीं है लेकिन लिख लो, यहां से मिलता है, लेकिन मिनट से मिलते हैं, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, और भी आएगा नीचे, इतना देख लो पहले आप। और इसमें लिख लेना 10 साल, इसमें 10 साल होते हैं, सेंचुरी में होते हैं 100 साल। तो बच्चों जब ये नीचे को बढ़ गया तो ऊपर को घट भी तो सकता है ना। ये होता सारे का सारा पीरियड ऑफ टाइम, और इन सब के साथ क्या आएगा हमारा? फॉर। अब यहां देखो बोर्ड पे आप, सेकंड, मिनट और आवर से हम जब घड़ी का समय यूज करते हैं, जैसे 2 बजे, 2 PM दोपहर के, या 4 AM मॉर्निंग के, या 3 o'clock, तो ये जो हमने समय लिखा ना बोर्ड पे, ये 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 12 बजे, 6 बजे, 9 बजे, ये जो बजे है बजे, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसे तोड़ नहीं पाओगे आप। अच्छा, तोड़ना क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मैं 2 घंटे में आऊंगा, तो आप अपनी घड़ी देखोगे, अंदाजा लगा लोगे भाई 2 घंटे 2 बज रहे हैं, 4 बजे आएगा। तो सुनो, आप अगर ये कह रहे हो इसका मतलब 4 बजे आओगे, तो आप कर रहे हो पॉइंट ऑफ टाइम। 4 बजे तो आपने पॉइंट ऑफ टाइम यूज कर लिया। मैं कह रहा हूं 2 घंटे में, बातों में डिफरेंस है। 2 घंटे में का मतलब
मेरा ये भी हो सकता है कि अगर 6 बज रहे हो तो 8 बजे आऊँगा, समझ रहे हो बात मेरी, 4 बज रहा हो तो 6 बजे आऊँगा, 3 बज रहे हैं तो 5 बजे आऊँगा, 2 घंटे ऐड कर दो। लेकिन अगर मैं ये कह के जाऊँ 4 बजे तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ना घड़ी देखो ना कुछ, 4 बजे आऊँगा मैं, बस 2 घंटे में जोड़ने की ज़रूरत नहीं। ये सब बातें छोड़ दो, आप इतना समझ लो जो मैं बोल रहा हूँ। सेकंड, मिनट और आवर से घड़ी का जो समय बन के तैयार होता है, 2 बज के इतने मिनट, 2 बजे, वो जो होते हैं PM AM, ये इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर वो पहुंचेगा। डे से बनते हैं हमारे दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कर लोगे आप। वीक से तो कुछ बनता ही नहीं है, छोड़ो इसे आप। लेकिन भैया मंथ से बनता है हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। ईयर से भी बनता है, जैसे 2002 ये नाम है, 2005, 1947, कुछ भी हो, और ऐसे करके, तो ये भी हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। डिकेड हो, सॉरी सेंचुरी है। अब सेंचुरी है तो ठीक है, लेकिन अगर 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी, तो ये नाम है। तो बच्चों ये जितने भी लिखे हुए हैं, सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, ये जितने भी हैं ये पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। अगर आपको ये भी ध्यान रखना, अगर आपको परफेक्ट का टाइम दिया हो, परफेक्ट जो होता, या पर समय टेंस दिया हो, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप इन सब के साथ फॉर का यूज़ करोगे। लेकिन इनके बदले में अगर ये मिले 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, तो सिंस का यूज़ करोगे आप। एक बात तो ये है जो बोर्ड पे लिखी हुई है, इसे नोट करो आप जल्दी से। इसके 3 पॉइंट है, पहला करवा दिया मैंने आपको। मुझे अभी इस सिंस और फॉर को बड़े पैमाने पर समझाना है, लेकिन सिर्फ इसकी बात करूं और ऑन, इन, एट और फ्रॉम नहीं समझाऊं तो ये बेकार था मेरा, ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे कर लेते हैं। लेकिन इसको समझाने के पीछे मकसद ये है कि 4 प्रीपोजिशन और समझानी है, तो इसे ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। अभी इसमें और शब्द हैं जो अपने साथ कभी फॉर कभी सिंस लेंगे, लेकिन उनको करने से पहले ज़रा ये जो करवाएं हमने आपको, इनकी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो यहाँ से आगे की क्लास कल पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तक की जो क्लास हमने आपको पढ़ाई है, जो पढ़ाऊंगा अभी और प्रैक्टिस होगी, वो हमारी फॉर और सिंस की क्लास है, आगे कंटिन्यू करेंगे कल से। लेकिन एग्जाम्पल ये देखो, पता मैं क्या चाहता हूँ, सच बताऊँ, जिस दिन आपका टेस्ट हो बस उस दिन सॉल्यूशन दूं और रोक दूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि सॉल्यूशन के लिए आप इंतज़ार करते हो, 10 मिनट के, 12 मिनट के सॉल्यूशन के लिए रुके रहते हो बहुत ज़्यादा। अब उसमें और अगर 10-15 मिनट में पढ़ा दूं तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, वही कर रहा हूं मैं, वरना मैं सॉल्यूशन देता सिर्फ। लेकिन जितना हो सके पढ़ लो, एग्जाम करीब है। करीब मीन्स कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है कि 2020 का जो पेपर होना था वो अब होने वाला है, या 2021 की नोटिफिकेशन आ सकती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। इंशाल्लाह तीसरी लहर के लिए भी हमारा देश तैयार हो जाए, और तीसरी लहर ज़्यादा नुकसानदायक ना हो, टीकाकरण सही से चलता रहे और सब कुछ अच्छा हो जाए, ऐसी दुआ करो आप लोग। अब यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से पेपर में आता। जैसे शी हैज़ बीन, तो शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस 15 मिनट्स। आप ये देखें मिनट, तो मिनट को सेकंड में तोड़ सकते हैं ना, यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम, और लिखा हुआ भी था इधर सेकंड, मिनट, डे। जब ये वाले शब्द होंगे तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 15 मिनट, इसके लिए क्या आएगा हमारा 4। नोट करो इसे जल्दी से। आज की क्लास बहुत छोटी है, लेकिन ये छोटी क्लास पहली सीढ़ी है मेरी समय वाली। इसके बाद में जो क्लासेस आएंगी वो इसी से जुड़ी भी होंगी। तो कल को मुझसे मत कहना, जो कल की क्लास आप पढ़ोगे 12 नंबर वाली, अगर वो समझ में नहीं आएगी तो उसकी वजह ये होगी आपने इसे ध्यान से नहीं पढ़ा। इसे ध्यान से पढ़ो, सारा समझ के ज़रा, ये ध्यान रखना, इसकी वजह से हुआ है वैसा, वरना कुछ और देखते फिर हम। अब आते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, और इस तरीके से एरर लिखी हुई है लास्ट में। तो बच्चों ये सही है, ही हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कोई टेंशन नहीं है, ये भी सही है। सिंस
5 PM बजे, तो ये सही है हमारी, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, नो एरर सेंटेंस है। फिर इसके बाद में हम जाते हैं व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग और ब्लैंक, व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग और ब्लैंक, और लिखा हुआ है 10 AM, तो ऑप्शन है पहला फ्रॉम, ऑप्शन है दूसरा एट, ऑप्शन है तीसरा सिंस, ऑप्शन है चौथा फॉर। और मज़े की बात देखो आप, मज़े की, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इन दोनों के बारे में सोचो, इन्हें काट दो। और मान लो अगर ये इज MRING होता या ये डू डज डिड होता तो ये दोनों काटते, फिर इनके बारे में सोचते। ये ध्यान रखना, ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए चलते हैं। और अगर इंडेफिनिट हो, सिंपल या सिंपल कॉन्टिन्यूअस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस इज MRING बस MRING, तो फिर ये खत्म हो जाएंगे, कुछ और आएगा, वो बताएंगे कल आपको। ऐसे स्टूडेंट्स जो ये मानते हैं कि यार मुझसे तो सब कुछ आता, उनसे बड़ा अज्ञानी और उनसे बड़ा फ्यूचर में परेशान रहने वाला कोई नहीं होगा। अब इसे छोड़ दो, स्टूडेंट को, टीचर को पढ़ाते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि मुझसे सब कुछ आता है और मैं पढ़ूँ ना जो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं बेकार हूँ, फिर मतलब मैं आपके काम करने रहूँगा, क्योंकि जितनी नॉलेज मेरी है उतनी दूसरों की, मैं आगे का निकल रहा हूँ, आगे निकलूंगा तभी तो बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे, तभी तो बच्चे मेरी क्लासेस पसंद करेंगे। तो बच्चों, जैसा आपकी ड्यूटी है रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखते हुए, रिवीजन करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते रहो, तभी ऑफिस में पहुँच पाओगे। ऐसी हमारे लिए भी है। अगर हम नई नई क्लासेस नए नए तरीक़ों से समझाएंगे नहीं, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, डिफरेंस नहीं बताएंगे, बिल्कुल पूरे तरीके से कॉन्फिडेंस न दिला दे बच्चों को कि वो कर जाए पेपर में, ये कैसे होगा, कन्फ्यूजन दूर, तो फिर हम क्या यूज़ होगा हमारा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों आप इतना इंपॉर्टेंस दोगे? इंपॉर्टेंस हमारी शक्ल, बाल या मूछे, दाढ़ी या दांत, नाक की वजह से नहीं है। जो हमारा टैलेंट थोड़ा बहुत ही होता है आपकी नज़रों में या हमारी नज़रों में, हमें पता हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप कदर तो उसी की करते हो ना, टैलेंट की। सच है, टैलेंट की ही कदर होती है, ये ध्यान रखना मेरी बात आप। चलो, ये हो गया आंसर। तो इसमें अब क्या आ जाएगा? सिंस। और मान लो अगर यही सेंटेंस ऐसे हो जाए, अब घंटे आ गए, 2 घंटों से क्या कर रहा हो, तो इसे काट दो, क्या आएगा आंसर? 4। तो बच्चों, हम अपनी इस क्लास में जो आज सीख रहे हैं वो हमने अपनी प्रीपोजिशन के टेस्ट के सॉल्यूशन के बाद जो अब इस क्लास में पढ़ा है वो 2 बातें पढ़ी। एक तो फॉर और सिंस का यूज़ हम तब कर पाएंगे जब हमें परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो। मैं यहाँ रोक करके एक बात और बोल दूँ, क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है, कभी आप मुझे क्वेश्चन भेज दो डू डज वाला, उसमें फॉर का यूज़ हो, समझाऊंगा आपको। फॉर जो है ना, वो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को तोड़ करके सिंपल में भी पहुंचेगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा वो। मैं प्रीपोजिशन की कोई सी भी एरर आप छोड़ के आ जाओ, ये नहीं चाहता हूँ। हर टाइप की प्रीपोजिशन चाहता हूँ मैं करवाना, मैं वो भी करवाऊंगा। अभी जो पार्ट विद, पार्ट फ्रॉम, पता नहीं कितनी होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम और जाने कितनी है, कंप्लेन, ऑफ, अबाउट, फ्रॉम, टू, जाने क्या क्या है, बहुत कुछ कराना। 30 क्लासेस पढ़ानी निश्चित रूप से इंशाल्लाह आपको ज़रूर, ताकि आप फ्यूचर में कभी प्रीपोजिशन के क्वेश्चन देखो तो आपको मेरी याद ज़रूर आए और आप कर दो से मेहनत कर रहा हो तो, कि यार अजीम सर ने वाकई में प्रीपोजिशन हमारी पक्की करा दी। जो अच्छे बच्चों की नहीं होती, ये खेल जाते हैं बच्चे कि कहाँ से आ गई प्रीपोजिशन। मैं करवाऊंगा आपको, सारी बातें समझाऊंगा। तो ध्यान रखें, फॉर और सिंस का यूज़ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। पीरियड ऑफ टाइम समझा दिया मैंने, सेकंड, मिनट, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। ऊपर को ले जाओ या नीचे को ले जाओ इन्हें, लेकिन वो निश्चित है, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है। अब यहाँ से जो दूसरे और तीसरे पॉइंट है फॉर और सिंस के, वो कल समझाएंगे आपको। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ये क्लास नंबर 11 है, कल क्लास नंबर 12 पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर कर दें आप ताकि दूसरों तक पहुँच जाए। मैंने बताया था पहले भी, सिर्फ उनको जो ज़रूरतमंद हो, फालतू किसी को नहीं। थैंक यू।